ये सही नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जो देखो उतना सही नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, बहुत रहा था, हिला ही नहीं जा रहा था। अब थोड़ा मूवमेंट तो हो रही है कम से कम। हमारे पास हर टाइप के बंदे हैं, ठीक है ना, पूरा प्रोफेशनल है ये बंदा। कभी आप लोग बताना तो बताना, फोन कर दूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हमने सबसे पहला पढ़ा वो राजपूताना काल, जिसमें हमने छोटे छोटे वंश के बारे में पढ़ा, क्योंकि गुप्त वंश के बाद थोड़े भी बहुत छोटे छोटे बच गए थे। उसके बाद मेन आता है अटैक होना शुरू होता है, ठीक है ना। जब गुप्त वंश बन रहा होता, एट द सेम टाइम ना दुनिया में एक और नया धर्म बनता है जिसको कहते हैं इस्लाम धर्म, लगभग 550 में, ठीक है ना। और 700 एडी में। इस्लाम धर्म ज्यादा पुरानी है, 1500 साल हुए अभी। इस्लाम धर्म किससे निकला हुआ? ये निकला हुआ यहूदियों से। और क्रिश्चियनिटी भी निकला हुआ है यहूदियों से। यहूदी कौन से? वो जो फिलिस्तीन में जो जो इजराइल में जो रहता है ना, वो यहूदी हैं सारे के सारे, ठीक है ना। आपस में लड़ते रहते हैं। देखो पूरे ग्लोब में ना ईस्ट की तरफ जो है ना देश, जैसे भारत वगैरह ये सब, इसमें सबसे पुराना रिलीजन हमारा है सनातन धर्म। और वेस्ट में सबसे पुराना है ये यहूदी, जूइडिज्म, जिसे जुडाइज्म कहते हैं जिसको, ठीक है ना, ये चीज है। तो देखो ध्यान सुना आप लोग। तो ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो कौन सा वाला, 1000 से लेकर के 1200 के आसपास, ये संघर्ष का समय कहा जाता है। यानी कि पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा इंग्लिश में, लेकिन पढ़ा फिलहाल मैं आपको हिंदी में रहा हूं, ठीक है। तो इसको संघर्ष का काल कहा जाता है। मतलब कि इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रगल हुआ है। क्यों स्ट्रगल हुआ है? क्योंकि भारत में तो बहुत सारे राजा हो गए, परमार हो गए, चौहान हो गए, गढ़वाल हो गए, तोमर हो गए, हिंदू हो गए, चंदेल हो गए, है ना, बहुत सारे अलग अलग राजा हो गए, है ना, सोलंकी होकर। बाहर एक देश था जिसका नाम था क्या, गाजी, है ना। तो वहीं से गजनवी आया, या वहीं से गौरी आया, वो सारे आए। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग भारत पे अटैक करने के कारण ही क्या कहलाए, ये संघर्ष का काल कहलाए। यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रगलिंग ईयर्स कहलाए, एक तरह से ये कह सकते हैं। अब आगे इसमें देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो राजा है ना, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। और 3 राजा अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश लड़ रहा है आपका, ठीक है ना, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश लड़ रहा है आपका, और भी 2-3 वंश तो जो हमने पीछे पढ़े थे, त्रिपक्षीय का पढ़ा था हमने, ना भाई, ये चीज है। और इसी समय पे यहाँ पे बाहर क्या होता है, तुर्की साम्राज्य का उदय होता है। मतलब तुर्की, टर्किश जो है ना, ये मुस्लिम वगैरह जो है वो ग्रो कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, है ना। और भारत में उनकी यात्रा क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। भारत पे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सारा का सारा था। अब आगे की बात करते हैं, ये वही है आपका। अब आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, ये टर्की जो थे, जो बाहर बन रहे, इनका काम क्या था? इनका काम था हमला करना और क्षेत्र को लूटना। मतलब भारत पे भी ये क्या करते थे, लूटने के पर्पज से अटैक करते थे, और कोई इनका काम नहीं था, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो लड़ाई लड़ते थे उसमें घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना। और ना देखो, युद्ध में ना ये लोग नई नई टेक्निक इस्तेमाल करते थे। जैसे मान के चलो मेरी सेना खड़ी है और इनकी सेना खड़ी है ना। तो इनकी सेना नॉर्मल खड़ी है और मैंने अपनी सेना को इस शेप में खड़ा कर रखा है। तो जाहिर सी बात है, ये एक तरह से ना बड़ी डिफेंसिव पोजीशन होती है कि मैं साइड से भी अटैक करूंगा और सामने से भी अटैक करूंगा। कभी कभी तो ये पीछे से भी अटैक करते थे ताकि वो सेना जो है ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारी नीतियां, पॉलिसीज होती थी, वॉर पॉलिसीज होती थी, जिसको ये लोग छापा नीति या बहुत सारे अलग अलग नीतियां बोलते थे। जैसे शिवाजी भी जो जिस नीति का प्रयोग करते थे ना, जिस पॉलिसी का, शिवाजी फेमस वॉरियर है ना, तो उसको कहते थे गोरिल्ला छाप पॉलिसी, गोरिल्ला पॉलिसी कहते थे। गोरिल्ला पॉलिसी मतलब कि अटैक करना और छुप जाना, अटैक करना और छुप जाना, पहाड़ों में छुप करके अटैक करना और छुप जाना, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं और क्या क्या रहा आपका। इसी समय मैंने बताया आपको, इसी समय सेम क्या होता है, इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है सऊदी अरब में। और इसके संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इस्लाम धर्म है गाइस, ये सारा का सारा मूर्ति पूजा का अगेंस्ट है। यहूदी में भी, इस्लाम में भी, और क्रिश्चियनिटी में भी कहीं हद तक मूर्ति पूजा के अगेंस्ट चलते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये लोग मूर्ति पूजा के जो है ना वो अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, मैं बताता हूँ, ये जो इलाका जो आप देखते हो ना भारत के ऊपर वाला, जैसे ईरान, इराक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ना सारा मुस्लिम इलाका है। लेकिन मुस्लिमों भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ अरब से बिलोंग करते हैं, वो अरबी हैं। कुछ टर्की से बिलोंग करते हैं, वो तुर्की हैं।
कुछ इस्लामिक है, कुछ मुस्लिम है ना, अलग अलग है, कुछ मंगोल हैं सारे के सारे मुस्लिम ही, लेकिन इनकी कैटेगरीज अलग अलग है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, ये जो है ना, इन्होंने 622 ईस्वी में मदीना प्रवास करने के लिए प्रेरित किया। आपको पता मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है, जैसे हमारे पास क्या है, केदारनाथ है ना, काशी विश्वनाथ है, ऐसे ही इनका धार्मिक स्थल क्या है, मक्का मदीना। तो ये जो जितने भी मुस्लिम हैं ये किस तरफ चले गए 622 में, अपने धार्मिक स्थल की तरफ चला गया। ठीक है ना, और यहां से इन लोगों ने कैलेंडर की शुरुआत की, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की, वो भी बता रखा है। ठीक है, मदीना वही सऊदी अरब में, जो आप कभी वीडियोस वगैरह में आप देखते हो ना, एक काले कलर का एक बड़ा सा पत्थर जिसके चारों और मुस्लिम जो है चक्कर लगाते रहते हैं, वो चीज है। ठीक है, वहां पे शिव मंदिर है, वहां पे ना ये सब र्यूमर उठते रहती हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वीडियोस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल के नीचे तेजो महल है, मंदिर है मतलब कि, तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। हाँ, मंदिर हो सकता है, जैसे कि अभी काशी विश्वनाथ के नीचे निकाला था ना, या राम मंदिर के नीचे निकाला था मंदिर, वो बाबरी मस्जिद के नीचे, ऐसे सेम हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये लोगों का काम ही होता था कि पहले तोड़ो फिर उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। अब मान लो उस घर को मैं तोड़ के अपना स्ट्रक्चर बना देता हूँ, घर के तो अवशेष जो है वो बचे ही रहेंगे ना, अंदर दबे रहेंगे, तो वो खोद खोद के निकालेंगे तो पता चलेगा। ये चीज है। ठीक है, ये सारी की सारी है। अच्छा, ये जो पैगंबर मोहम्मद है ना, जो इनके संस्थापक है, ठीक है ना, ये इनकी मृत्यु हो गई थी 632 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना क्वेश्चन इससे आता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से कह रहा है, और क्या कह रहा है आपका, ये इतना इसको हाँ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो सुनो, मुस्लिम धर्म तो जो कर रहा है धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक से एक ऐसे भी लोग हैं जो भारत पे अब क्या कर रहे हैं, अटैक करने की सोच रहे हैं। उसमें सबसे पहले जिस बंदे ने अटैक किया, कब अटैक किया, 712 ईस्वी में, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना। ठीक है ना, इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया। अब आपको पता है भारत का जो हिस्सा है गाइस, मान के चलो अगर आप भारत का मैप देख रहे हो, तो भारत के मैप में बड़ी पीडीएफ है ना, थोड़ी सी, एक मिनट रुको। सिंध का हिस्सा कौन सा वाला होता है, जो पाकिस्तान वाला इलाका होता है ना, ऊपर वाला, वही सिंध कहलाता है। ठीक है ना, तो इसने सिंध पर आक्रमण किया। जैसे मान के चलो एक मिनट के लिए कि ये भारत है, तो ये वाला जो इलाका है ना सिंध का, पहले वो पाकिस्तान वाला एक इलाका भी किसमें था, भारत में ही था। तो सिंध पर आक्रमण किया, और सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। उसको क्या कर दिया इसने, किसने मार दिया, मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया, 712 से 50 को। जैसे इसने आक्रमण किया, यहीं से शुरू हो जाता है मिडवल। ठीक है ना, मेन मिडवल यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आगे ये सब छोड़ दो, आगे आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी हटाओ, इसको भी कोई फायदा नहीं है। आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और अब देखो सुनो, ये जो भारत का मैप आप देख रहे हो ना, इस भारत के मैप में गाइज, इसका जो वेस्टर्न इलाका है ना, ये वाला, यहां पे ना एक वंश था जिसका नाम था प्रतिहार वंश। क्या नाम था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। वही गुर्जर जो इस समय है, वही वाले, मतलब पहले ये राजा वाले होते थे, मतलब कि राजा जैसा इनका वो होता था, अपर क्लास होती थी पहले। अब भले रिजर्वेशन के लिए फाइट कर रहे हो, तो इनकी वजह से ये जो इस्लामिक जो थे, ये घुस नहीं पाए ज्यादा। ठीक है ना, धीरे 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 इनको टाइम लग गया बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, जो बॉर्डर पर था वो लड़ रहा था, और ये बहुत ही क्रूर थे उस समय। और इनके बहुत सारे फेमस राजा थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जैसे मिहिर भोज वगैरह, ये सब इसी के राजा थे। ठीक है ना, अच्छा, और क्या क्या होता था भाई, आगे देखते हैं। देखो सुनो, उसी समय ना गाइस एक राजा था। ठीक है, ये जो टर्किश वाला जो इलाका जो बाहर बना हुआ ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ना गजनी एक जगह थी एक्चुअली। कौन सी जगह थी जिसका नाम था, गजनी।
तो उसका उत्तराधिकारी था एक जिसका नाम था सुबुकदीन। क्या नाम था? गजनी का उत्तराधिकारी था सुबुकदीन, ठीक है ना। और सुबुकदीन जो है ना बेसिकली यही आगे इसी का बेटा जो है आगे चल के जो है वो गजनवी बन जाता है। पहले ध्यान रखना, एक है गजनवी और एक है गौरी। पहले कौन आया फिर कौन आया? इनके बीच में लगभग 150 साल का अंतर है, दोनों मोहम्मदन में। अच्छा, इनके बीच में कितने साल का अंतर है? 150 साल। क्या 150 साल में इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा होगा? नहीं देखा होगा, है ना। 150 साल पहले आपने अपने दादा को नहीं देखा होगा। 50 साल में ही 3 जनरेशन चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग टाइम के लोग हैं, कंटेम्प्रेरीज नहीं है, मतलब समकालीन नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज है, अब पेपर में क्या होगा ना, कौन पहले आया कौन बाद में आया। मैंने अभी कल परसों एक टेस्ट लिया था एक बच्चे का रेलवे का, उसमें ये पूछा था कि कौन पहले आया। तो ध्यान रखना, ज्यादा जिसमें अल्फाबेट है उसको पहले रखो, जिसमें कम है उसको मैंने ऐसे सेट कर रखा है, गजनवी और गौरी। तो गजनवी पहले आया और गौरी, क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन होगी कि गौरी पहले आया कि, क्योंकि नाम सेम सेम नजर आते हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ज्यादा वाले को पहले, कम वाले को बाद में। अब आगे देखो आप लोग। तो अच्छा, ये जो गजनवी था इसने क्या किया आगे चल के? इसने इसी का देखो सुनो, इसने जयपाल को हराकर पेशावर में विजय प्राप्त की, लेकिन उसके छापे पर कई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। देखो सुनो, ये जो गजनी का जो उत्तराधिकारी था, क्या नाम था इसका? सुबुक्तगीन। इसी का बेटा था जिसका नाम था महमूद। क्या नाम था इसके बेटे का? सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद, ठीक है ना। और क्या नाम था इसके बेटे का क्या नाम था? महमूद। गजनी कह लो या गजनवी कह लो, गजनी कह लो या कह लो, है ना, गजनवी कह लो, मोहम्मद गजनवी या गजनी कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इस यहां से थोड़ा थोड़ा डाटा मिलना शुरू होता है, उसको हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये किसका पुत्र था? सुबुद्दीन का पुत्र था, ठीक है ना। इसने ना देखो सुनो, जैसे इन लोगों ने भारत में आक्रमण किया, इनके ऊपर भी आक्रमण होते थे, मंगोलों के, कईयों के, अलग अलग। तो इस बंदे ने अपने रिलीजन को बचाया, इस्लाम रिलीजन को इसने बचाया। जैसे हमारे पे कोई हमला करेगा, अगर मोदी जी बचाएंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? हीरो। उसी तरीके से ये बंदा भी क्या बना हुआ था? हीरो बना हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इस्लाम धर्म का क्या माना जाता है? हीरो माना जाता है, नायक माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये खुद भी भारत पे हमले कर रहा था, और इसने भारत पे कितनी बार हमले किए? 17 बार हमले किए, ठीक है। और जब इसने हमला किया, इसने हमला कहां से किया? गजनी से हमला किया ना। गजनी एक देश था जहां पे ये राज करते थे ना। तो जब ये हमला करता था, जो भारत का बॉर्डर वाला इलाका था वो एक हिंदू राजा का था, ठीक है ना। तो वहां पे उनसे लड़ाइयां होती थी इन लोगों की, ठीक है। अब देखो, ये जो गजनी है इसकी कौन कौन सी लड़ाई हुई? इसकी पहली लड़ाई हुई 1001 में, ठीक है ना। और ये किसके विरुद्ध हुई? ये हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध लड़ी गई, ठीक है ना। अब इसमें हार हो गई किसकी? जयपाल की। और ऐसा कहा जाता है कि जयपाल ने अंतिम संस्कार की चिता में खुद को ही जला दिया। मतलब खुद ही इतना डर गया था वो राजा जयपाल कि उसने खुद को ही क्या कर दिया? आग के हवाले कर दिया, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। फिर दूसरी लड़ाई हुई वहिंद की, दूसरी लड़ाई, सेकंड वॉर ऑफ वहिंद। ये किसके बीच में हुई? ये हुई महमूद गजनी और आनंद गुप्त के बीच में। किसके बीच में हुई? महमूद गजनी और आनंद गुप्त के बीच में। ये जयपाल का ही क्या है? बेटा है। कुछ टाइम के बाद हो रही है, 9 से 8 साल बाद, ठीक है ना। और ये सिंधु नदी के पास हुआ। इसमें भी क्या हो गया? आनंदपाल हार गया और महमूद ने इसकी राजधानी को तबाह कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब आगे फिर तीसरा, इसने कश्मीर पर अटैक किया। किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है। फिर इसने मथुरा और कन्नौज पर अटैक किया। कन्नौज और मथुरा वाला इलाका था, उसमें भी उसको क्या किया? इसने लूटा, ठीक है ना। तो ये इतना नहीं पूछा जाता। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो आप लोग। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है इसने जो 1025, देखो इसने 17 बार आक्रमण किया, आपको सबको ध्यान में रखना है। पहला आक्रमण 1001 में हुआ, जयपाल के अगेंस्ट, जयपाल को उसने मारा, भगा दिया।
1000 फिर 8 साल बाद 1009 में हुआ इसके बेटे आनंद पाल के साथ, उसको भी इसने हरा दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीधे आ जाओ 1025 में। 1025 में भाई इसने गुजरात पे आक्रमण किया और गुजरात में एक मंदिर था, इसका नाम था क्या? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ बहुत मंदिर उसमें बहुत रिच था, मतलब बहुत ज्यादा पैसे थे उसके पास, तो वहां से लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास लूटा था उस समय, ठीक है ना, सोमनाथ को लूटा था, ठीक है। और सोमनाथ जब जिस समय सोमनाथ को उसने लूटा था, उस समय जो गुजरात का जो राजा था उसका नाम था भीमदेव। और ये जो था वो किस वंश का था? भीमदेव सोलंकी वंश का था, ठीक है ना। इसने भीमदेव को क्या कर दिया? हरा दिया। और जब ये गजनी था, जब ये जा रहा था पैसा लूट करके, तो जाटों ने गजनी के ऊपर अटैक कर दिया और उससे पैसा लूट लिया। जाटों ने, वही वाले जाट, तो जाटों ने किस पे अटैक कर दिया? चोर के ऊपर ही अटैक हो गया। अब इससे गजनी बुरा मान गया, ठीक है ना। और 1026 में शायद वो दोबारा आता है, इसमें शायद लिखा नहीं होगा, लेकिन 1026 में वो देखो 1026 के बाद देखो कोई डाटा नहीं दिखेगा आपको, आखिरी 1026 दिख रहा है, आखिरी लड़ाई है जब ये जाटों से हार गया, पैसे वैसे लूट लिए जाटों ने, इसके पैसे आधे फेंक दिए, आधे लेके भागने में कामयाब रहा। तो आखिरी इसने अपना जो आंदोलन चलाया वो जाटों के ही विरुद्ध चलाया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो कहानी खत्म हो जाती है इसकी, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल के बारे में आपको पता है कि सोमनाथ टेम्पल किसको लिए है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आगे, अब आगे की बात करते हैं, इसमें ध्यान रखने वाली और क्या क्या बातें हैं। ध्यान सुना, जब ये लोग भारत में आते थे ना, तो ये अपने साथ इतिहासकार लेके आते थे। जो इतिहासकार का काम क्या है? हिस्टोरियंस का काम क्या है? इतिहास को लिखना। हमारे कल्चर में इससे पहले इतिहास नहीं लिखा जाता था, क्योंकि हम लोग इतिहास को मुंह जबानी याद करवा देते, जैसे आपको रामायण याद है, महाभारत याद है, ऐसे लिखने का काम किसने किया? अब आप देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। अभी इससे पहले जितनी चीजें थी वो प्रॉपर लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा ही इतिहासकार लाते थे जो इनके फेवर में लिखे, जो इनके अगेंस्ट लिखेगा वो पिटेगा, मारा जाएगा, ठीक है ना। तो कई इतिहासकार फिर भी तेज थे, उनको अपने सब्जेक्ट से इतना लगाव था कि छुप छुप के भी लिख देते थे कि ये राजा क्रूर था, ऐसा था, वैसा था, है ना, ये चीज थी। तो इसके समय में ना दो तीन ऐसे, देखो सुनो, ये लड़ाई तो लड़ते ही थे, कैप्चर करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे, लेकिन 2-3 काम करते थे। इस्लाम का प्रचार करते थे, तो अपने साथ ये धर्म गुरु भी लेके आते थे जो कि क्या करे, इस्लाम को प्रचार कर सके। और अपने साथ इतिहासकार लेके आते थे, लेखक लेके आते थे, ठीक है ना। तो उसमें से 1-2 बंदे लेके आए, जिसका एक का नाम था क्या था? अल बरूनी ने किताब लिखी, किताबे हिंद, रेलवे के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक है गाइस जिसका नाम है फिरदौसी, ये इसका कवि भी था और लेखक भी था, और इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था शाहनामा, ठीक है ना। तो 2 किताबें हैं। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताबे हिंद। और फिरदौसी ने क्या लिखा? ये दोनों देखो सुनो, किताबे हिंद में तो हिंदुस्तान की जानकारी थी, कैसे कहां से शुरू, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, कैसी नदियां बहती थी, लोग कैसा बिहेव करते थे, लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, लोग ट्रांजेक्शन कैसे करते थे, है ना, वो सारी चीजों की जानकारी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल बातें थी। लेकिन ये जो शाहनामा लिखी, इसमें किसकी थी जानकारी? सिर्फ गजनी की, ठीक है। गजनी राजा के बारे में था सब कुछ, उसकी बायोग्राफी थी, ठीक है ना, ये चीज। आगे और बात कर लेते हैं, और क्या कह रहा है आपका। इसके बाद आ जाता है गजनी के बाद कौन आ जाता है? गौरी आ जाता है, ठीक है ना। इसको गौरी या गौरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो गौरी थे ना, देखो मैंने कहा ना ये कंटेम्परेरीज नहीं है ना, इनका टाइम पीरियड अभी लिखा नहीं है, शायद कहीं पे लिखा होगा, तो देखो 1100, और वो कब था? 1001, तो 175 साल का गैप है ना। तो इनका मिलना तो कभी हुआ ही नहीं होगा, ठीक है ना। उसके जाने के कई साल बाद भी अटैक होते थे, लेकिन उसका कहीं भी इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। हम लोग भी जीतते थे, लेकिन उसका कोई जिक्र इतिहास में, उसका जिक्र है जो ये लोग जीतते थे, क्योंकि इतिहास लिखने का काम ही इनका था, ठीक है ना। तो गौरी ने अटैक करना शुरू किया इसके काफी साल बाद। और ये जो गौरी थे ना, ये गजनी के ही जागीरदार थे, मतलब उन्हीं के अंडर में पहले काम करते थे। जब वो गजनी वाले कमजोर पड़ गए, तो ये वाले क्या हो गए? प्रोमिनेंट हो गए थोड़े से, मतलब कि थोड़े ज्यादा उग्र हो गए। तो ये जो गौरी थे, ये किसके जागीरदार थे? गजनी के ही जागीरदार थे, मतलब उन्हीं के अंडर में पहले काम करते थे, आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले। बाद में जब वो लोग कमजोर हो गए, तो ये लोग उभर के आ गए। नहीं, अकेले नहीं, पूरा वंश चल रहा है ना। जैसे मान के चलो कि भाई जैसे गुर्जर जो थे वो 150 सालों तक राज कर रहे, तो एक ही बंदा थोड़ी, बहुत सारे राजा है, ठीक है ना।
महमूद गजनी की मृत्यु के बाद ये लोग कौन हो गए? आजाद हो गए, है ना। और ध्यान रखना आप लोग, ये जो महमूद गजनी भी जो पीछे पड़ा ना हमने, ये भारत में अटैक तो करता था लेकिन इस्लाम धर्म का उतना प्रचार नहीं करता था। इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार का मुख्य क्रेडिट जाता है किसको? गौरी को, है ना। आज जितने भी आप मुस्लिम वगैरह ये सब देख रहे हो भारत में, ये सब किसकी देन है? मोहम्मद गौरी की, ठीक है ना, ये सारी चीज, ठीक है। तो देखो, इस्लाम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है आपका अगला ये वाला, इसने 1175 में अपने अटैक करना शुरू किया। सबसे पहले इसने कहां पे अटैक किया? मुल्तान पर। कहां पे अटैक किया? मुल्तान, पाकिस्तान में ये मुल्तान अब, ठीक है। तो पहले तो भारत में हुआ करता था। मुल्तान पे कब्जा किया, फिर किस पे कब्जा किया? सिंध पे कब्जा किया, ठीक है ना। और 1186 में पंजाब वगैरह पे अटैक किया। मतलब इसके अटैक कंटिन्यूसली चालू थे। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो मोहम्मद गौरी था, जब ये भारत में इसने अटैक किया तो उस समय भारत में बहुत सारे वंश थे। उसमें से एक जो बड़ा पॉपुलर वंश था जिसका नाम था चौहान वंश। क्या नाम था? चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान वाला, ये पृथ्वीराज चौहान ही है, ठीक है ना। तो गौरी की और इसकी लड़ाई हो जाती है, किसकी? चौहानों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चौहान वंश था ना, इनका इलाका था अजमेर की तरफ, ये राज करते थे, और थोड़ा बहुत इनका इलाका दिल्ली में भी था, ठीक है ना। ये वाला इलाका था अजमेर राजस्थान में, मतलब ये पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी लड़ाई होती है, किसकी? गौरी की और पृथ्वीराज चौहान की। किस जगह पे होती है? तराइन में। तो तराइन में दो, हाँ, तराइन हरियाणा में, तराइन में ना दो वॉर हुए। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध हुआ गया 1191 में। पहला युद्ध कब हुआ? 1100, और दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस, और दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस। अब ध्यान से सुनना आप लोग, जब पहला लड़ाई हुआ ना तो कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और भाई साहब इन लोगों का तो अलग ही एटीट्यूड था। ये लोग जब जीतते थे ना तो सामने वाले को छोड़ देते थे, चल बख्श दिया, अगले साल ये फिर आ गया। मारते नहीं थे जान से, है ना। जबकि जंग में तो सब जायज होना चाहिए। उसने उसको मारा नहीं तराइन के पहले युद्ध में। और फिर क्या हुआ? अगले साल ये फिर उठ के आ गया। लेकिन वो गलती गौरी ने नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान ने की, है ना। उसके दोनों आंखों में गर्म सरिया डाल करके उसको अपने साथ ले गया जहां से वो आया था, ठीक है ना। कहां से आया था वो जो गौर जगह थी ना, जहाँ पे गजनी जो छोटी सी जगह थी, वहां पे तुर्क उर्क ले गया अपने साथ। वहां पे ऐसा कहा जाता है कि अब तो पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया था, तो ऐसा कहा जाता है कि अंधे होने के बावजूद भी उसने जो है गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने वहां पे की, ऐसा बताते हैं। लेकिन इस बात में कितनी पुष्टि है नहीं है ये नहीं कह सकते। लेकिन एक ना किताब आती है पृथ्वी अकेले ने, क्योंकि हुआ क्या, आपने ये मूवी भी देखी होगी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान। एक ना शब्द भेदी बाण था, एक्चुअली चलाने का उसको टैलेंट था। शब्द भेदी बाण क्या होता है? जिसमें आवाज को सुनकर, अंधा तो ये था ही, आवाज को सुन करके आप निशाना लगाओगे और निशाना एक्यूरेट जाके लगेगा, है ना। तो इसका एक जो कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है ना। तो दोनों गए थे वहां पे अरेस्ट होकर के। तो हुआ यही, चंद्रबरदाई जो उसका कवि था, जो भी इसका चाहने वाला था, जो उसका क्लोज था, उसने गौरी को कहा कि सर ये अंधा तो है लेकिन फिर भी ये निशाना एक्यूरेट लगाता है, आप एक बार निशाना लगवा के देखो, ठीक है। तो उसने कहा, वो हंसने लगा गौरी, उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि महाराज निशाना ये जब भी लगाएगा जब आप इशारा करोगे 1 2 3, है ना। अब इसने गौरी को समझा दिया कि जैसे ही महाराज बोलेगा 1 2 3, इतनी देर में तुझे समझ जाना कि महाराज कितने दूरी पे है, कितनी तेजी से बाण मारूंगा कि महाराज की हत्या हो जाएगी, गौरी की हत्या हो जाएगी। और उसने उसको वहां पे क्या कर दिया? निपटा दिया। ऐसा कई मूवीज में दिखाया गया है। अक्षय कुमार की मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी दिखाया गया अभी रिसेंट में। तो उसने उस प्रकार से मारा, हालांकि इस बात की कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने उसको बाण मारा, वो गौरी क्या हो गया, फिर जो चंद्रबरदाई था उसने चाकू निकाला, उसने पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी और अपनी भी हत्या कर दी, ठीक है ना, है ना। और चंद्रबरदाई की किताब है पृथ्वीराज रासो। क्या किताब है?
400, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो जब ये दोनों मर गए तो ये लिखा किसने? ठीक है ना? तो इसी पे सस्पेंस चलता रहता है। नहीं मारते तो टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर तो अलग अलग तरीके से प्रताड़ित, से बढ़िया सिंपल मौत ले ली उन्होंने। टॉर्चर होने से बच्चे बढ़ता था ना, वो उनकी खाल उतार देते, है ना, अलग अलग तरीके थे मारने के। स्टील का एक बड़ा सा ना कंटेनर में रख करके गर्म करते इस कंटेनर को, स्किन पूरी बर्न हो जाती है, ऐसा ऐसे ऐसे मतलब टॉर्चर के होते उनके बाद। तो इतना तिल तिल मरना ऐसा चाहिए कि उन्होंने सिंपल मौत चाकू से उकाला और मार दिया, ऐसा कर दिया। ये सारी कहानी थी। तो किसकी, देखो सुनो, गौरी आता है भारत में। भारत में इस्लाम धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 3 लड़ाइयां लड़ी, मेनली 3 लड़ाई। एक तराइन का पहला, कब लड़े वो? 1191 में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा वो। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने, अगले साल फिर आया है ना। फिर इस बार कौन जीता? गौरी, और उसको हरा दिया। फिर तीसरी लड़ाई लड़ी इसने जयचंद के साथ। किसके साथ लड़ी? अब ये जो जयचंद है ना, ये गहड़वाल वंश का है। किस वंश का है? गढ़वाल नहीं, गढ़वाल तो आपको पता ही कहाँ है ना, गहड़वाल वंश। ठीक है ना। तो जयचंद किस वंश का है? गढ़वाल वंश का। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान था और ये जो जयचंद था, इनका 36 का आंकड़ा था। ठीक है ना। गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करना है, इस बात का इन्विटेशन भी, इस बात का हिंट भी किसने दिया था? जयचंद ने ही जाके गौरी को बोला था कि हुजूर मारो इसको। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी को क्या कर लिया था स्वयंवर से, है ना। अब किसी की बेटी भगा के ले जाओगे तो तुम्हें वरमाला तो पहनाएगा नहीं। उसने जाके बोल दिया कि मारो इसको। तो गौरी ने उसको मारा, 2 युद्ध हुआ। फिर जब गौरी ने उसको निपटा दिया तो गौरी ने किसको निपटाया फिर? जिसने खबरी था, जो मुखबर, है ना। तो जयचंद का इसलिए एक मुहावरा भी है कि आजकल के जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद का तो क्या हो गया? दोगले प्रवृत्ति का आदमी, जो तुम्हारा ही नहीं हो, जो गौरी का हो गया, है ना। घर में लड़ाई हो रही है और बाहर वाले को वो इशारा कर रहा है, बाहर वालों को घर की बात बता रहा है, वो बात है ना, वो सारी चीजें। तो जयचंद ने इसको फिर क्या किया? निपटाया। अब ध्यान सुना, गौरी ने 3 लड़ाई लड़ाई, 1191, 92 और 93 में रेस्ट करके 1100 चंदावर का युद्ध बोलते इसको गाइस, चंदावर का युद्ध, है ना। तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध या चंदेरी का युद्ध। किसके बीच में? गौरी वर्सेस जयचंद। कौन जीता? गौरी ही जीता। ठीक है ना, कहानी खत्म होगी। ये क्वेश्चन कल आया था आरआरबी के एग्जाम में, मैं एक बच्चे का टेस्ट ले रहा था, तो ये पूछा था कि ये जो जयचंद था इसका वंश कौन था? तो गहड़वाल वंश का था ये। जबकि कल आप आए थे ना क्लास में, आप शायद इवनिंग में, कल नहीं आए थे आप? तो आए थे ना, हिमांशु जो टेस्ट वेस्ट, है ना, उसी में था ये क्वेश्चन कल शाम को जो पूछा था, गहड़वाल वंश का था ना कि गढ़वाल वंश का था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने आपको बताई वो यही है। आगे देखो नेक्स्ट, ये सारी चीजें। अब देखो तराइन का दूसरा युद्ध हमने बता दिया आपको। अब आगे देखो आप नेक्स्ट। अब इसके बाद हो गया हमारे पास क्या? अच्छा देखो, ये जो मोहम्मद गौरी था, ये सारे लड़ाइयाँ वड़ाई जीत जाता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन ऐसे नहीं जाता, वो कहता है भाई कि मैं अपने बंदे यहाँ पे बिठा के जाऊंगा जो मुझे हर साल टैक्स भेजेंगे। तो ये जो गौरी था अपना एक बंदा बिठा देता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका? ये गौरी का गुलाम है। क्या है वो गौरी का? लोग उस समय गुलामों पर बहुत भरोसा करते थे और गुलाम भी राजा पे खूब भरोसा करता था, बल्कि राजा अपने बेटे से ज्यादा गुलाम पे भरोसा करता था। वो बेटा 1 मिनट के लिए बगावत करेगा लेकिन गुलाम बगावत नहीं कर सकता था, क्योंकि गुलाम पल ही रहा था राजा के पैसे पे, तो वो उसके लिए भगवान जैसा ही था कुछ कुछ। तो उसके बाद ये जो हो गया आपके पास, है ना, तराइन का दूसरा युद्ध हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया? मोहम्मद गौरी ने किसको बिठा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठा के खुद चला गया, है ना भाई। और उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुना आप लोग। उसके बाद ये वाला युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है ना भाई, जयचंद का, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और इसके बाद अब क्या हो जाता है? गौरी तो अपने घर चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो राजा बन गया। और कौन सा वंश शुरू हो गया? देखो सुनो, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये उसका क्या था? गुलाम था ना। तो जो पहला वंश बना वो कौन सा वंश बना? गुलाम वंश बना। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। देखो सुनो, दिल्ली सल्तनत जो है ना गाइस, 1206 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? और 1526 तक चलता है। कहां तक चलता है? 1526 तक। सबसे पहले, अच्छा इसको याद करने का तरीका है,
गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में, है ना भाई। तो इसमें पहला है क्या आपका, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है आपका क्या, खिलजी वंश, तीसरा आपका तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश, और ये आपका लोधी वंश, और लास्ट में क्या आता है, मुगल। देखो मुगल को ना सल्तनत काल से बाहर रखा जाता है। 1526 में बाबर आया था, तो मुगल यहां से शुरू होता है 1857 तक, है ना। तो सल्तनत काल में कौन आ रहा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है ना। मुगलों को नहीं रखा जाता। तो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि सीक्वेंस बताओ, खिलजी वंश से पहले कौन आया और बाद में कौन आया, दो दो ऑप्शन दे देगा आपको। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया उसका आगे का सीक्वेंस देखो क्या कहना। अगर पेपर में आए कि मतलब पहले इंडिया में कौन आया मुस्लिमों में, तो गजनवी करेंगे या गौरी करेंगे? सबसे पहले तो मोहम्मद, वो ऑप्शन में डिपेंड करता है, ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं देगा। और यूं कहता है पहले कौन आया, तो सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर गजनवी आया, फिर गौरी आया। ये सीक्वेंस चल रहा है, अगर चल रहा है तो सबसे पहले में तो वही आया, मोहम्मद बिन कासिम। जो क्वेश्चन आता है यही क्वेश्चन बार बार आता है ना भाई। अब देखो कौन सा वंश आ गया हमारे पास सबसे पहले। अब ये कितना टाइम पीरियड है भाई इनका, 1206 से 1290, कितने साल हो गए लगभग, ये 84 ईयर्स। अब ये जो गुलाम वंश आप देख रहे हो गाइस, क्या नाम है इस वंश का, गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम को अगर मैं दास बोलूंगा तो कोई दिक्कत है, दास और गुलाम तो एक ही होते हैं। और इसी को अरबी भाषा में दास कोई ममलूक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, इसको दास वंश भी कहते हैं, और इसको, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है, स्लेव डायनेस्टी। इंग्लिश में क्या वर्ड है, स्लेव डायनेस्टी। अब इनके राजा देखो आप लोग, सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आता है आराम शाह, फिर आता है इल्तुतमिश, फिर आती है रजिया सुल्तान, फिर आता है बहराम शाह, फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद, फिर आता है बलबन, ठीक है ना। ये सारे राजा किसके हैं भाई, 84 ईयर्स है तो बहुत सारे राजा होंगे, 84 साल तक एक ही राजा तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे राजा हैं। अब आगे की बात, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना भाई, 1206 से लेकर के 1526 तक, ठीक है ना। और ये मैंने आपको भी बता ही दिया। और इसमें सबसे पहले कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश, यानी कि गुड़ खा तसले में, है ना भाई। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इनके टाइम पीरियड आपको याद रखने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने कितने वंश हैं, टोटल कितने वंश हो गए, 5 राजवंश हो गए, ठीक है, ठीक है ना। और उनका शासनकाल ये इस सीक्वेंस में चला। अब आगे देखो नेक्स्ट ये कह रहा है, ये अलग अलग का अलग अलग टाइम पीरियड लिखा हुआ है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है लगभग 84 ईयर्स। कितना हो गया ये, 84 ईयर्स। ये करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 साल लगभग। ये हो जाएगा लगभग आपका 100 में 7 घटा दो, 93 ईयर्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, 37 साल। ये हो जाएगा लगभग कितना, 1551, 49 और 26, एटी 85 ना, 75 आएगा, हाँ 75 आएगा। तो भाई एक बार बताओ मुझे, ये जो सल्तनत काल है इसमें सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा किसने शासन किया, 93 ईयर्स अराउंड शासन इन्होंने किया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके गुलाम वंश के बारे में जरा पढ़ना शुरू करते हैं। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड हो गया 1206 से लेकर के 1290, ठीक है। इसको किस किस वंश के, इसको दास वंश भी कहते हैं, इसको ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ममलूक के वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ममलूक क्या है, कुरान में ना दासों को, गुलाम को ही क्या कहते हैं, ममलूक कहते हैं।
ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये सब तो छोड़ दो, हटाओ, आगे की बात करते हैं। अब ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारा का सारा एरिया जो है ना, ये गौरी वाला एरिया है। किसका एरिया है ये? मोहम्मद गौरी का, जिसपे गुलाम वंश बैठा हुआ है, वो वाला। लेकिन ये धीरे धीरे फैल जाता है। गुलाम वंश में सबसे पहला बंदा कौन आता है? ये किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था, ठीक है ना। तो ये अपना जो एरिया, वो जो अपना वो बनाता है, हेडक्वार्टर जो बनाता है, वो बनाता है दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ का इलाका, मतलब यही आउटर दिल्ली वाला इलाका, उसको बनाता है, ठीक है। और 1206 में गौरी की क्या हो जाती है? जैसे ही राजा, जैसे ही गौरी मरता है, ये अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है, ठीक है ना। और ऐबक इसके अवसर के रूप में देखता है और अपनी स्वतंत्रता को क्या कर देता है, मतलब जब तक गौरी जिंदा था, गौरी को टैक्स वैक्स भेजता था। ये मानता था कि मेरे से सुपीरियर कौन है? गौरी है। लेकिन जैसे ही गौरी महाराज ने क्या कहा, अब मैं आजाद हूं, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है, अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है इस चीज को, ठीक है ना, और कब्जा कर लेता है चीजों पे। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है फिर? अब इसने एक उपाधि भी ली है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि ली है। क्या नाम है इसका? कुरान, कुरान बख्श की उपाधि ली है। ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक उपाधि ली है जिसका नाम है कुरान बख्श, ठीक है। इसने राजधानी किसको बनाया है? लाहौर को। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? कुतुबुद्दीन, उसी के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, ये बंदा क्या करता था भाई? बहुत ज्यादा दान देता था, दान बहुत करता था, मतलब ये, ठीक है ना। इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान देता हो, वो, है ना। रोज रात को चोरी करके लाता होगा, सुबह दान देता होगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या हुआ भाई? इसके अलावा भाई, इसने ना दिल्ली में भारत की सबसे पहली मस्जिद इसने खोली। भारत में सबसे पहले मस्जिद, इसका क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम। क्या मस्जिद का नाम है? ये अब ये नष्ट हो चुकी है, दिल्ली में इसने खोली थी, अब ये मस्जिद नहीं है। तो भारत की सबसे पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम जो है, वो इसने बनाई, ठीक है ना। अच्छा, इसने अजमेर में भी एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन क्यों? 2.5 दिन क्या मतलब? 2.5। तो 2.5 दिन में उसको बना दिया था उस बिल्डिंग को, इसलिए इसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, झोपड़ा का मतलब ये मतलब कि झोपड़ी है, मतलब कि इसने क्या किया ना, 2.5 दिन में एक बहुत बड़ा एरिया लिया, उसके बाद शेल्टर डाल दिया, तो उसको बना कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी जाए, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। और मैंने कहा ना कि ये लोग जब आते थे तो सिर्फ अकेले नहीं आते थे, इनके साथ इनके धार्मिक गुरु भी होते थे, इनके जो मौलवी होते थे वो होते थे। तो इसके जो मौलवी थे उनका नाम था बख्तियार काकी, ठीक है। नाम पे मत जाना कि ये फीमेल है, ये मेल का ही नाम है, बख्तियार काकी। कौन है ये? धर्म गुरु है। तो भाई लोग धर्म गुरु के नाम पे तो बहुत कुछ करते हैं, है ना। आप जिस पंडित जी को जिसको मानते हो उसके नाम पे आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसने, इनके जो धर्म गुरु थे, क्या नाम था उसका? बख्तियार। इसके इसके उनके उपलक्ष्य में, मतलब उनके रिस्पेक्ट में, उसने एक बिल्डिंग बनाई जिसको हम कहते हैं क्या? कुतुब मीनार की नींव रखी इसने। यही बख्तियार काकी हैं, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव रखी, ठीक है ना। जिसको पूरा किसने किया? जिसको पूरा इल्तुतमिश, मतलब नींव इसने रखी, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है ना। कंप्लीट नहीं कर पाया ये, ठीक है, नींव रखी थी खाली। ये चीज आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इस समय देखो, जब हम लोग वो देखते हैं ना, पोलो वाली गेम खेलते हैं, पोलो देखा हो, घोड़े पे बैठ के लोग मारते हैं स्टिक से। उस समय ना वैसी एक गेम होती थी जिसको क्या बोलते थे ये लोग? चौगान बोलते थे ना। तो 1210 में इसकी क्या हो जाती है? वो गेम खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है, गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। आगे, अब इसके बाद इसका बेटा जो है वो राजा बनता है। क्या नाम है बेटे का? आराम शाह। लेकिन भाई साहब ये इतने आराम में होता है कि सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाता था, ढीला आदमी, मतलब इसके अंदर ये योग्यता ही नहीं है। नाम जैसा वैसे ही काम रख दिया, ठीक है ना। या इसने अपने नाम को ज्यादा सीरियस ले लिया, तो 8 महीने ही शासन कर पाता, उसके बाद ये क्या चला जाता है अपने घर। तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं चलता, आराम शाह चला गया, है ना भाई। 1 साल का भी टाइम पीरियड नहीं है इनका, 8 महीने ही है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन आता है?
इसके बाद ना आराम शाह को जो है ना, इल्तुतमिश जो उसका नेक्स्ट राजा बना ना, वो आराम शाह को क्या करता है, ठीक है ना, हराता। आराम शाह कौन है, ऐबक का बेटा है ना भाई। और खुद इल्तुतमिश क्या बन जाता है फिर, राजा बन जाता है। अब आगे की बात करते हैं। नहीं, अलग अलग, सिर्फ ये उसका बेटा है, बाकी कोई गुलाम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। अब ये इसकी बेटी है, ठीक है ना, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अब इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जान लो आप लोग। देखो, मैंने कहा ना मुसलमानों में कई प्रकार की कास्ट होती है, तो ये जो इल्तुतमिश था ना, ये ना एक इल्बरी जनजाति का था। मतलब जिस जिस जनजाति का मतलब क्या कहेंगे हम लोग, जनजाति को इंग्लिश में ट्राइब, है ना। जिस ट्राइब से था उस ट्राइब का क्या नाम था, इसलिए इलबारी वंश कहा जाता है इसको। ये है इसी के अंडर, गुलाम वंश में ही है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या क्या, इसने जो कैपिटल लाहौर बनाई थी किसने, कुतुबुद्दीन, उसको ट्रांसफर करके कहां ले आया, दिल्ली ले आया, है ना। उसके बाद इसी के समय में, इल्तुतमिश के समय में ही गई चंगेज खान, ठीक है ना, उसने भारत पे क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है ना। और जो है चंगेज खान मंगोलो नेता ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया, इसने मध्य एशिया पे आक्रमण किया, ठीक है ना। और वहां पे एक साम्राज्य था जिसका नाम था ख्वारिज्म, वहां का एक राजा था जिसका नाम था जियालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है ना। चंगेज खान ने कहां पे अटैक किया, सेंट्रल एशिया पे, मध्य एशिया पे। और वहां का एक राजा था जिसका नाम था जियालुद्दीन मांगबरनी। वो राजा भाग के भारत आया और सोचा इल्तुतमिश को बचा लेगा। इल्तुतमिश ने सोचा भाई चंगेज खान नाम है उसका, तेरे चक्कर में हमारे भी लग जाएंगे, ठीक है ना। तो उसने उसको क्या कर दिया, मतलब कोई मेरे गेट पे आया हेल्प मांगने के लिए कि भाई मेरे को बचा लो, और मैंने उसको नहीं भगा दिया, क्यों, क्योंकि चंगेज खान मुझे आके मारेगा। और उसने बहुत सही किया, वरना चंगेज खान अगर भारत आता तो भारत को पूरा पूरा क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, ठीक है ना। तो इसने उसको सहायता नहीं दिया, और इस प्रकार से इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के हमले से बचाया, ठीक है, वो हो जाता। आगे नेक्स्ट, ये जो बात मैंने आपको बताई थी ना, वो यही है। इससे चंगेज खान, इसीलिए चंगेज खान जो है ना खुश हुआ। आप दुश्मन की मदद करोगे तो वो तो नाराज ही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से उसने भारत को रोका। अब आगे की बात करते हैं। और इसके बाद और क्या क्या है, ये तो कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो। अगला पॉइंट, अब आगे देखो क्या कर आपका। ये जो आपका इल्तुतमिश था, इसने 1226 और 27 ईस्वी में ना, इनका एरिया पहले किस तरफ था, दिल्ली वाला, ये वाला एरिया था ना, एरिया को एक्सपेंड करके ये लोग आ गए बंगाल और बिहार, मतलब इस तरफ मूव करके बंगाल की तरफ आ गए और फैलने लगे, मतलब धीरे धीरे, ठीक है ना। इन्होंने कई राजपूतों के विद्रोहों को दबाया, मतलब कई राजपूतों ने अटैक किया, उसको भी इन्होंने दबाया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई। आगे नेक्स्ट देखो, अब इनका एरिया देखो कितना वाइड होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। मतलब पहले एरिया सिर्फ इतना था, अब दिल्ली सल्तनत ये पूरा का पूरा कहलाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो, ये जो मैंने कहा ना, ये लोग जो थे, इसका नाम इल्तुतमिश है। इसके इल्तुतमिश जब ये राजा था उस समय कई सारे सूफी संत जो है, सूफी मतलब इस्लामिक जो होता है ना धर्मगुरु, वो भारत आए। उसमें से एक का नाम था मिन्हाज उल सिराज, एक का नाम था ताजुद्दीन, एक का नाम था कुतुबुद्दीन हसन, और एक का नाम था फखरुल मुल्क, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के समकालीन थे और इसी के समय में भारत आए थे। सारे सारे कौन थे, ये संत थे, सूफी संत थे, मतलब इस्लाम का प्रचार करने वाले, ये सब कुछ। इनके अपने संप्रदाय होते थे, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देखी होगी शायद आपने, हौज खास में जो है, हौज खास कह रहा हूँ, ये जो हुमायूं का मकबरा है ना, उसके सामने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वो औलिया संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। और जो अजमेर में आप जाओगे, अजमेर शरीफ है ना, वो चिश्ती संप्रदाय को रिप्रेजेंट, इनके अलग अलग संप्रदाय है मुस्लिम में, जैसे हमारे में भी है ना।
कोई कृष्ण को फॉलो करता है, कोई शिव को फॉलो करता है, कोई राम को फॉलो करता है ना, इसी प्रकार से अलग अलग इनमें भी। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? ये जो इल्तुतमिश था इसने क्या किया था भाई? कुतुब मीनार का निर्माण को इसने कंप्लीट करवाया, ठीक है ना। ये भारत की सबसे ऊंची पहली मीनार थी, जो सबसे ऊंची थी, ठीक है। इसने अजमेर में भी एक मस्जिद बनाई। ये पहला शासक था जिसने क्या किया, अरबी सिक्के भारत में चलाए। मतलब पहली बार अरबी सिक्के चलाने का क्रेडिट किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और क्या कह रहा है आपका? ये जो इसने अरबी सिक्के चलाए ना, इसमें इसने चांदी के सिक्के चलाए और किसके चलाए? जो चांदी के सिक्के थे ना उसे टका कहा जाता था, और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये जो राजा होते थे ना, ये जो राजा होते थे, जितने भी आप राजा देख रहे हो, इन राजाओं को ज्ञान देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ना 40 लोगों का एक ग्रुप होता था, जिसको जिसको तुर्काने चहलगामी या चालीसा कहते थे। जैसा होता है ना मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है प्रधानमंत्री के पास, अकेला राजा थोड़ी करेगा। जैसे अकबर के 9 रत्न थे, ऐसे इनके भी होते थे। यही 40 लोग आपस में एक राजा डिसाइड करते थे, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने 40 से शक्तिशाली राजाओं का एक ग्रुप बनाया, जिसको क्या कहते हैं? चालीसा कहते हैं, ठीक है ना। आगे और क्या कह रहा है आपका? ये सारी चीजें होगी ना। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आ जाता है? इसकी बेटी आती है, रजिया आ जाती है, ठीक है ना। 1236 से 1200, मात्र कितने साल के लिए भाई? पहली मुस्लिम शासिका। कोई आपसे पूछे दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका तो, और दूसरी तो सुषमा स्वराज, और तीसरी तो शीला दीक्षित। तीन ही तो मुस्लिम हुए अभी तक, क्योंकि शीला दीक्षित भी सीएम थी दिल्ली की, है ना। सुषमा नहीं, मोमडन नहीं थी। मोमडन की तो मैं बातें नहीं कर रहा, मैं तो महिला की बात कर रहा हूँ। पहली महिला में रजिया सुल्तान, दूसरे पे सुषमा स्वराज जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, विदेश मंत्री भी रही हैं, और तीसरी शीला दीक्षित, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। तो देखो, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक तो अब नहीं है, इसलिए पहली और आखिरी होगी ये, ठीक है ना। रजिया गद्दी पे कैसे बैठी हुई? वो जो 40 लोगों का सरदार था उसको अमीर कहते थे। क्या कहते उसे? ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया किसको? रजिया को सपोर्ट किया, और इसने क्या कर लिया फिर? सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और जा करके जो है वो बैठ गई सिंहासन पे, ठीक है ना। इसने ये जो राजा होते थे ना, उनका जो अस्तबल होता था, अस्तबल का जो, देखो सुनो, राजा के समय में अस्तबल का जो डिपार्टमेंट होता था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था, जो राजा हर किसी को नहीं देता था। जो अस्तबल का जो हेड होता था ना, उसको आमीर आखुर कहते थे। क्या कहते थे उसको? हाँ, अमीर आखुर कहते थे, अमीर आखुर, ठीक है ना। तो इसने ये ना एब्सिनियन दास याकूत को, जो है ना, याकूत करके एक वर्ड आता है, इसको इसने अपॉइंट किया था। देखो सुनो, ये जो रजिया सुल्तान थी, इसने शाही अस्तबल के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया? तो याकूत को। याकूत से याद रखना आप लोग, याकूत को अपॉइंट किया, ठीक है ना। और ये जो अस्तबल का जो शाही अधीक्षक होता था, उस पोस्ट का क्या नाम था? आमीर, पोस्ट का नाम था आमीर आखुर। आखुर मतलब खुर, जिस तरह से घोड़े के खुर होता है, ऐसा समझ लो आप लोग। और कौन सा व्यक्ति था जिसको अपॉइंट किया? इसने याकूत को अपॉइंट किया। आगे नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या हुआ भाई? ये तो अपने पे ही आ गई, जैसे ही राजा बनी इसके तो एटीट्यूड ही बदल गए। ये भाई साहब इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रही, खुले मुंह ये राजा के गद्दी पे आके बैठ जाती थी। जबकि इस्लाम धर्म में भले ही महिला को बना दिया है, लेकिन इनको कहा था कि भाई आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना है, तो खुले मुंह आ जाना, पुरुषों की तरह कपड़े पहनना। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो 40 लोगों का जो ग्रुप था, जिसको अमीर कहते थे या क्या कहते थे, रईस कहते थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? बुरा मान गए। वो सारे के सारे नाराज हो गए, और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, इसको हटाएं, ठीक है।
तो इसको हटाने का कार्यक्रम अब शुरू होता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा लड़ाई के बाद रजिया ने जिसको वो घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बनाया था ना, किसको, याकूत को, ठीक है ना, उसके सपोर्ट से वो कोशिश करती है बच जाने की, लेकिन याकूत की क्या कर देते हैं ये लोग, हत्या कर देते हैं, और रजिया को क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आया था कल के टेस्ट में कि रजिया को जिस किले में कैद किया, जिस जेल में, वो जेल कहाँ पे, तो वो कैथल में, हरियाणा में कैथल है, वहीं पे उसको अरेस्ट किया था, वहीं पे रखा था उसको। ठीक है ना, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, रजिया को जब अरेस्ट करते हैं ना, उसके बाद एक व्यक्ति आता है, इल्तुतमिश का ही ना एक बेटा था जिसका नाम क्या था, बहराम शाह, क्या नाम था उसका, हाँ, इसका भाई ही इन्वॉल्व था इसको हटाने में। ठीक है ना, बहराम शाह को क्या कर दिया, अमीरों ने सिंहासन पर बिठा दिया। ठीक है ना, अब हुआ क्या कि रजिया ने दोबारा से कोशिश की कि वो दोबारा से अपनी गद्दी वद्दी क्या कर ले, हासिल कर ले। इसके लिए इसने एक बड़े ही पावरफुल आदमी से इसने शादी भी की, और उसका नाम था क्या, अल्तुनिया। लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ नहीं मिला, और कैथल में ना बहराम शाह ने जो है ना, जो इसका भाई था बहराम शाह, उसने क्या कर दिया, उसको हरा दिया, और उसको कैथल में उसकी हत्या कर दी, किसकी, रजिया वगैरह की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद राजा कौन बन जाता है, बहराम शाह बन जाता है। ठीक है, बहराम शाह ज्यादा दिन राजा नहीं रहता, कितने दिन, बस 2 साल। ठीक है ना, इसकी भी उन रईसों से लड़ाई हो जाती है, और इसको भी क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद नया राजा कौन आ जाता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46। ये कितने साल रहा। अब हो क्या रहा है, ये राजा कम कम समय क्यों रह रहे हैं, वो क्या रहा है कि वो जो 40 लोगों का ग्रुप है ना, उसमें कुछ लोग चंट भी हैं जो चाहते हैं कि कौन राजा बन जाए, मैं बन जाऊं। तो इसलिए वो चेक कर रहे हैं कि हम कितने दिन इनको रख पाते हैं, हमारे इशारे पे राजा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमारे इशारे पे काम करेगा वो रहेगा, तो ये नहीं कर रहे थे, इसलिए इनका टेन्योर क्या है, कम है। लेकिन आप यहाँ पे देखो जरा, ये नसीरुद्दीन महमूद को देखो, ये कितने साल रहा है, लगभग ये लोग 19 साल रहा है राजा, 19 साल रहता, ये इनके इशारे पे काम कर रहा होगा, है ना, तभी तो टोपी सी के गुजारा कर रहा है, इसको राजपाट से कोई मतलब ही नहीं इस आदमी को, है ना। तो एक्चुअल में जब ये राजा बना होगा, इतना कमजोर व्यक्ति जब राजा बना होगा, तो एक्चुअल में कंट्रोल किसका होगा, 39 लोगों का कंट्रोल होगा। फिर होता क्या है, मौका पाते, अच्छा 39 लोगों में भी एक व्यक्ति सबसे चंटा है, जिसका नाम है बलबन। क्या नाम है, बलबन ही सारे काम करवा रहा है, और लास्ट में बलबन ही कौन बन जाता है, वही बनना था उसको, वो बन जाता है। ठीक है ना, तो जो 39 लोगों के फेवर में काम करेगा वो लंबा टिकेगा, जो नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो इन लोगों का टाइम पीरियड इसलिए कम कम है, बहराम शाह और ये मसूद शाह का। बाद में कौन आ जाता है, नसीरुद्दीन महमूद आ जाता है उसके बाद, है ना। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद है गाइस, ध्यान सुनना आप लोग, इसको ना तो एक्सपीरियंस है ना, और ये क्या था, यंग भी था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक है ना, और ये किसकी सहायता से सिंहासन में बैठ जाता है, बलबन की सहायता से। बलबन का ही दूसरा नाम क्या है, उल्गू खां है। बलबन का ही दूसरा नाम क्या है, उल्गू खां है। उल्गू खां की उपाधि दी थी उसको। ठीक है, और ये उसकी सहायता से राजा बन जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन कल आया था, जिले इलाही वाला पूछ रहा था ना वो। हाँ, ध्यान सुनना आप लोग क्या कह रहा है। बलबन देखो, इल्तुतमिश के बारे में ना, ये जो नसीरुद्दीन महमूद है ना, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। इसको एक्सपीरियंस तो था नहीं, और ये किसके इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि बलबन से सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है ना, वो चीज है। और ये भाई पूरे सल्तनत काल का सबसे गरीब राजा है, टोपी सी करके गुजारा कर। ऐसा कौन सा राजा जो टोपी सी के गुजारा करता है, हाँ पैसा तो आ रहा होगा। इसका तो ये हो गया कि बड़ा सीधा साधा आदमी था, इसको बहला फुसला करके रखा हुआ था, बाद में उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे की बात करते हैं। इसके बाद राजा कौन बन जाता है, बलबन बन जाता है। ठीक है ना, और भाई जैसे ही बलबन राजा बन जाता है, इसका भी टाइम पीरियड अच्छा खासा है ना, इसका भी टाइम पीरियड अच्छा खासा, लगभग 21 साल, है ना। और जैसे ही ये राजा बनता है, इसने उपाधि ले ली किसकी, जिले इलाही की।
जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर भगवान की छाया वाला व्यक्ति, मतलब कह रहा है कि मैं खुद भगवान की छाया हूं, ठीक है, इसलिए मेरी बात मानो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कल के उसमें आया था एग्जाम में, टेस्ट में, ठीक है। इसने भाई बहुत ही ज्यादा इसने कठोर कठोर कानून चलाने शुरू कर दिए, ठीक है। इसने साफ कह दिया, इसने नवरोज त्योहार जो है ना फारसियों के लिए क्या कर दिया, नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। और भी इसने कर दिया क्या, इसने कहा वो जो 40 लोग, अच्छा एक बात बताओ, वो जो 40 लोगों का ग्रुप था उसी में से तो बलबन था ना। जैसे ही बलबन राजा बना उसने कहा कि इससे पहले इन 40 को मारो, पता चले इनमें से कोई हमारी फील्डिंग बिठा रहा हो। तो जैसे ही राजा उसने 40 लोगों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, जो उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। और उसने रूल लगा दिया कि भाई राजा अगर खड़ा रहेगा तो उसका पैरों को चूमना पड़ेगा, ठीक है ना, हाथ पैर चूमने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर राजा खड़ा है तो आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, राजा बैठेगा तभी बैठ सकते हो, वरना फिर गए काम से, ठीक है। हालांकि किसी भी बदतमीजी टॉलरेट नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें इसने कर दी, रूल रेगुलेशन लगा दिए। नवरोज त्योहार किसने चलाया? बलबन ने चलाया, ठीक है ना। अच्छा, इसने एक अलग से गाइस एक सैन्य विभाग है ना, आर्मी डिपार्टमेंट ये खोल दिया जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है ना। अच्छा, इसने और क्या क्या किया भाई, ये तो छोड़ दे तो बेकार है। नेक्स्ट, इसके समय में जब बलबन राजा था ना, इसके समय में किसने अटैक किया था? मंगोल, वही जिन्होंने मंगोलपुरी की स्थापना की, है ना। तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, और भाई जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इसने अपने बेटे को भेजा सबसे पहले लड़ने की, जा बेटा तू जाके लड़। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजकुमार। भाई साहब वो बेटा तो निपट जाता है, मंगोल जो है उसको क्या कर देते हैं, उसका टिकट काट देते हैं, वो चला जाता है। इससे राजा जो है, राजा का दिल बैठ जाता है कि उसका बेटा जो है वो मारा गया। ये जो राजा है ना जिसका नाम क्या है, बलबन, ये मंगोलों को आक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो पाता, ये फेल हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो वंश है ये भी खत्म हो जाता है ना। तो हमने ये पढ़ा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा हमने, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन। किसका गुलाम है ये? गौरी का। और ध्यान रखना गाइस, ये जो इल्तुतमिश है ना, ये इसका गुलाम है। किसका? कुतुबुद्दीन। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है ना। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कौन आया? आराम शाह, फिर कौन आया? फिर उसकी बेटी, फिर बहराम शाह, फिर नसीरुद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर बलबन। ये सारा का सारा टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लाखों का दान देता था, इसे लाख बख्श कहते थे, ठीक है। कैसे मृत्यु होगी? 1210 में चौगान खिलते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरा राजा आराम से, इसने बड़े आराम से काम किया, 8 महीने में निपट गया ये। फिर राजा है कौन? ये गुलामों का गुलाम कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। फिर इसकी बेटी कौन बन जाती है? रजिया सुल्तान बनती है, जो कि पहली और आखिरी महिला शासिका है, ठीक है। लेकिन इसको भी हटा देते हैं। जो पॉइंट्स मेन मेन है वो को याद रखना है। लास्ट में आता है बलबन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन का ये क्वेश्चन जो था जिल्ले इलाही वाला, ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में देखा था मैंने, आया था कि जिल्ला इलाही का था क्या था? ईश्वर की छाया। किसको माना गया है ईश्वर की छाया? बलबन को। जिल्ला इलाही का उसने वो लिया था। नवरोज त्योहार किसने त्योहार शुरू किया? ठीक है ना, ये सारी चीजें इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद, अब इसके बाद गुलाम वंश के बाद